हमारे आइशर के साथी यहाँ पर आए हैं, आइशर कंपनी जिसमें ये काम करते हैं, और उस कंपनी के साथी यहाँ पर आए हैं और उन्हें भी अपने कलीग की इस उपलब्धि पर अभिमान है। वो कुछ महंगे महंगे फूल लेकर आए हैं, वो आप लोगों को भेंट करना चाहेंगे। और ये हमसे फ्लोर से लेखक को दिए जाएगा। आइए 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 भी पकड़ा ये हमारे बड़े भाई है, हमारे गाने के सबसे बड़े लेखक। हमारे अध्यक्ष राष्ट्रपति के पाँव सबका पाँव। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि ये बिना किसी औपचारिकता के हम लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और गर्व की बात है। मैं ज़्यादा लंबी देर तक आपके बीच में नहीं बोलूँगा। खुशी की बात इसलिए है कि पिछले 8-10 वर्षों में और ख़ास तौर से पिछले 5-7 वर्षों में लगभग सिंगल हैंडेडली अपने एकल प्रयास के जरिए, पूरी तरीके से अपने एकल प्रयास के जरिए कॉमरेड द्रकचंद प्रजापति जी ने एक नया स्थान ग्रहण किया है हमारे डिजिटल वर्ल्ड में। हम लोग जो यहाँ इन्हें रोज़ देखते रहते हैं और जो इनकी योग्यताओं से प्रभावित होकर और इनकी खुराफातों से परेशान होकर इनसे लड़ते रहते हैं, हम लोग उस महत्व को उस तरीके से नहीं देख पा रहे। लेकिन मैं आपके बीच में साझा करना चाहता हूँ कि ये जो 9 महीने हो गए जिस किसान आंदोलन को, इसका सबसे ज़्यादा विविधतापूर्ण कवरेज, एक तरफ प्रोफेशनल्स लगे हुए थे, पेशेवर लोग लगे हुए थे जिनकी बाकायदा ट्रेनिंग थी, जिन्होंने बाकायदा कोर्स किया था, जिनके पास लाखों रुपए के महंगे महंगे कैमरे थे, जिनके पास पूरी की पूरी टीम थी। लेकिन उसकी तुलना में अकेले द्रकचंद ने वहाँ पर हर मोर्चे पर रहकर, हर संघर्ष में शामिल होकर इन्होंने जिस तरीके से उसको कवरेज किया है और जिस तरीके से उसको एक अलग तरीके का स्वर दिया है, और जिसे कहा जा सकता है कि रूलिंग क्लास का, सत्ता वर्गों का उसके खिलाफ जो प्रचार था, उस नरेटिव को जैसे उन्होंने तोड़ा है, आम किसानों से बातचीत करके, महिलाओं से बातचीत करके, आंदोलनकारियों से बातचीत करके, उनके बीच में रहते हुए, वो एक अद्भुत बात है। और वो इस मामले में भी अद्भुत बात है कि आमतौर से शैलेंद्र भाई ऊपर है जी, आ जाइए। वो एक बड़ी बात थी और उसको काफ़ी हद तक नोट भी किया गया। और हमारे किसान आंदोलन में केवल अखिल भारतीय किसान सभा के केंद्र पर ही नहीं, बल्कि हमारे संयुक्त मोर्चे के आंदोलन ने भी इनको एक नया नाम दिया है, डीसीपी। और ये डीसीपी के रूप में वहाँ लोकप्रिय हैं। और अब मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि अभी जब हमारी ये जो 5 सितंबर की जो महारैली होने वाली है, जिसमें से एक नया गुणात्मक रूप बदलने वाला है ये किसान आंदोलन, उसकी रैली की तैयारी के लिए भी जब हमारी नेतृत्व की बैठक हुई थी तो वहाँ पर इस बात पर पुरजोर अपील की गई थी कि डीसीपी साहब को इसमें ख़ास तौर से लाना चाहिए। इसमें नया क्या है? खुशी की बात इसलिए भी है कि उन्होंने ये जो किताब लिखी है राजनीति, आप अगर उसको पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ते में लगेगा कि जैसे ये चीज़ें आपको मालूम है, आप इनके बारे में जानते हैं। लेकिन जब आप ये विजुलाइज करके उसको पढ़ेंगे कि ये गांव में बैठे हुए एक किसान कार्यकर्ता के पास या किसी कारखाने से या किसी
जगह से मेहनत करके मजदूरी करके लौट के आए हुए एक मजदूर के हाथ में या एक नए विद्यार्थी के हाथ में पहुंचती है या किसी महिला के हाथ में पहुंचती है और वो उसको उलटने पलटते हुए पढ़ने की कोशिश करती है। तो ये किताब ऐसी है जो उसको अलग अलग, मेरे ख्याल से शायद 29 या 39 सब्जेक्ट्स पर उसमें बातचीत की गई है। उसमें हर एक में जिस सरलता के साथ उन्होंने बात कही है और जिस सरलता के साथ समझाने की कोशिश की है, ये वाकई में मौलिक बात है। और मौलिक बात इस मामले में है कि ये कहा जाता है कि सबसे कठिन होता है सरल होना। किसी बात को इतनी सहजता के साथ कह देना कि जो उसके मन में उतर जाए, ये बहुत कठिन होता है और इस कठिन काम को इन्होंने किया है और ये एक बहुत बड़ी बात है। और हम इनके लेफ्ट फ्रंट नाम का जो इनका वेब पोर्टल है, उस वेब पोर्टल को देखते रहते हैं और बहुत सारे वेब पोर्टल्स हैं जिनसे हम सारे लोगों का वास्ता पड़ता रहता है। हमारे प्रोफेशन के हिसाब से हमें बहुत सारे वेब पोर्टल्स देखने भी पड़ते हैं, कई में लिखना भी पड़ता है। लेकिन हमने ये पाया है कि हर एक वेब पोर्टल की ख़ास बात यह है कि उसमें थोड़े समय के बाद दोहराव आने लगता है, एक तरीके की एक रस्ता आने लगती है और एक तरीके की, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फैटीग, एक तरीके का उबाऊपन और थकान आने लगती है। लेकिन लेफ्ट फ्रंट के वेब पोर्टल की ख़ास बात यह है, मुझे याद नहीं है इन्होंने कितने वीडियोज़ अभी तक रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें हमेशा नयापन होता है, हमेशा कोई नया विषय होता है, हमेशा कोई ऐसा कठिन विषय होता है जिस कठिन विषय को उतनी सरलता के साथ समझा पाना आमतौर से बहुत मुश्किल होता है। चाहे वो भारतीय दर्शन का प्रश्न हो, चाहे वो भारतीय समाज में जो प्रचलित विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं की आम जनता की भाषा में की गई व्याख्याएं हों, चाहे वो आजकल जो उनका चल रहा है आरएसएस और गोलवलकर साहब की जो वंच ऑफ थॉट है, उसको लेकर की गई व्याख्या और अपडेटिंग हो, चाहे वो मनुस्मृति की दोबारा से की गई व्याख्या हो, बहुत विविधता है और बहुत नयापन है। उसको पढ़ते में कभी कुछ लगता नहीं है। और ये इस मामले में महत्वपूर्ण है कि आज जिस तरीके से अंधेरा फैलाने की कोशिश की जा रही है, उस अंधेरे के बीच में एक रोशनी की मोमबत्ती ही अगर हम इसको मान लेते हैं तो ये कम नहीं है। एक शायर का शेर है कि जुगनुओं का साथ लेकर रात रोशन कीजिए, रास्ता सूरज का देखा तो सुबह हो जाएगी। तो वो सुबह का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं और उसको उस तरीके से कर रहे हैं। ये हम लोगों के लिए काफ़ी खुशी की बात है। लोक जतन के लिए ये अभिमान की बात है कि लोक जतन और लेफ्ट फ्रंट मिलकर काम करते हैं और आमतौर से हमारी जितनी भी व्याख्यान मालाएँ या हमारा जितना भी डिजिटल वर्ड है, उसको मैन करने का और उसको मतलब टेक्निकल सपोर्ट देने का, उसको लोकप्रिय करने का काम डीसीपी के हाथ में रहता है, त्रिलोचन जी के हाथ में रहता है। लेकिन गर्व की बात दूसरी है और गर्व की बात यह है कि ये काम वो व्यक्ति कर रहा है जो एक कारखाने में काम करने वाला मजदूर है, जिसकी उस तरीके से कोई दार्शनिक या वैज्ञानिक मसलों पर उस तरीके से कोई शिक्षा दीक्षा नहीं हुई है। ये काम वो व्यक्ति कर रहा है जो उत्तर प्रदेश के किसी एक ज़िले में मनु महाराज के हिसाब के वर्गीकरण के हिसाब से एक ऐसे वंचित समुदाय में जन्म लेता है जिसे पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। और ऐसी नॉन प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आने के बाद, ऐसी पृष्ठभूमि से आने के बाद उन्होंने जिस तरीके से अपनी क्षमताओं को निखार कर हमारे बीच में प्रस्तुत किया है, ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी बात है और ये बहुत काबिले अभिमान बात है। उससे भी ज़्यादा जब आप उनके वीडियो सुनते हैं, और मेरा आग्रह है कि आप उनको सुनिए क्योंकि वो अपडेटिंग करते हैं, उसमें आपको कुछ शब्द चौंकाते हैं, उसमें आपको बहुत ही भदेश किस्म के, बहुत ही मतलब जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कोलोकियल लैंग्वेज में, एक मतलब आम लोक भाषा के शब्द आपको मिल जाएंगे दर्शन शास्त्र की व्याख्या भी करते हुए। और यही मौलिकता है। इस देश में गुलाम बनाने की शुरुआत जो है वो वर्णाश्रम से नहीं हुई है, उससे भी पहले से हुई है। और वो पहले ये हुई थी कि जब ऋग्वैदिक काल था, उस ऋग्वैदिक काल में यज्ञ करने का अधिकार सबको था और यज्ञ में मंत्रोच्चार करने का अधिकार भी सबको था, सारे नागरिकों को था, जो भी उस वक्त रहा करते थे। लेकिन सबसे पहली ठगी की जो शुरुआत हुई, वो ठगी की शुरुआत यहाँ से आकर हुई कि कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं, आइए, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मंत्र के उच्चारण में थोड़ा से भी हलंत की कोई त्रुटि हो जाती है या सस्वर पाठ करते में किसी उसका और स्वर में थोड़ा सा ऊंचा लग जाता है और वो जबकि वो निम्न स्वर है,
थोड़ी सी भी गलती अगर पाठन में, उच्चारण में, आरोह अवरोह में हो जाती है तो वो मंत्र तुम्हारे उल्टा पड़ जाएगा। तो सबसे पहले जो चतुर पैदा हुए उन्होंने कहा कि ये मंत्र केवल हम ही पढ़ सकते हैं, और उसके लिए पहले विभाजन का जन्म हुआ था इसमें, और जिनसे कहा गया कि वो विशेषज्ञ लोग हैं, वो बिल्कुल शुद्ध बाँचते हैं, शुद्ध उच्चारते हैं, और उन्हीं का बोला हुआ मंत्र लगेगा, बाकी किसी का बोला हुआ मंत्र लगेगा नहीं। और उसके बाद वो ठगी कहाँ तक पहुँची कि वो न केवल मंत्र उनके हाथ से छिन गए, जो उन्हीं के कबीले के लोग थे, जो पहले खुद ही मंत्रोच्चार किया करते थे, न केवल मंत्र उनके हाथ से छिन गए, बल्कि वो भाषा भी उनके हाथ से छिन गई, जिस भाषा को रचने में खुद उनका बहुत बड़ा योगदान था, जिसे हम संस्कृत भाषा के रूप से जानते हैं। उसके बाद फिर विभाजन और होता गया। वो उन्हीं पुरोहितों ने फिर ये सोचा भी कि क्यों ना इसको एक संस्थागत रूप दे दिया जाए, फिर वर्ण पैदा हुए वगैरह वगैरह वगैरह। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि इन्होंने इस अपने वीडियोज़ में और अपनी किताब में इस जड़ता को तोड़ा है। भाषा के शुद्धता के प्रति आग्रह दरअसल जनता के मेहनतकश हिस्से को उस भाषा के उपभोग से और उस भाषा के इस्तेमाल से वंचित करने की साजिश है। मैं ये नहीं कह रहा कि अशुद्धि भाषा में तरजीह उनको देनी चाहिए, लेकिन शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है, इसका की व्याख्या कौन करेगा? अगर हमारी परवरिश में नहीं है, जबकि हम तो मध्यम वर्गीय पढ़े लिखे और मनु महाराज के हिसाब से भी ठीक ठाक जगह पर एक साहित्यकार के घर में पैदा हुए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि जब हमें किंकर्तव्य विमूढ़ बोलना होता है तो हमें कितना सजगता के साथ उन शब्दों को बोलना पड़ता है। किंकर्तव्य विमूढ़, ऐसे न जाने कितने शब्द हैं जिनके उच्चारण में हमें दिक्कत आती है। तो ऐसे शब्दों को अगर जनता अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए उनके विकल्प के कोई शब्द इस्तेमाल करती है या उन्हें अपने तरीके से बोलती है, तो ये दरअसल उस भाषा को समृद्ध करने की कोशिश होती है। मुझे उम्मीद है कि राजेश जोशी जी मेरी इस नई प्रस्तावना के साथ सहमत होंगे। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं भाषा के अशुद्धिकरण के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन शुद्धिकरण के नाम पर आप कुछ लोगों को कर देंगे जो एजेंडा तय करते हैं, और वो किस रेट पर तय करते हैं, ये तो अशुद्धिकरण के चैंपियन। वाह। और वो किस तरीके से करते हैं, ये जो हमें पढ़ाया जा रहा है ना, जिन्हें जो हम कॉलमिस्ट, बड़े बड़े कॉलमिस्ट हैं जिनके कॉलम हम लोग पढ़ते हैं, अभी चूंकि हम कॉलम लिखने लगे हैं तो कई जगह अभी मजाक में लोग हमसे कहते हैं 600 शब्द, मतलब लोक जतन का जो एडिटोरियल होता है वो आमतौर से 1100-1200 शब्दों का होता है। आधा एडिटोरियल लिखने का दो राइटर हैं, एक का नाम है शशि थरूर, एक का नाम है रामचंद्र गुहा साहब ठीक लिखते हैं, लेकिन ये 600 शब्द लिखने के लिए 50,000 रुपया प्रति कॉलम चार्ज करते हैं। तो पूंजीवाद ऐसे लोगों को जो प्रांजल शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बहुत ही गूढ़ भाषा में और लिरिकल लैंग्वेज में, पोइटिक भाषा में कह सकते हैं, ऐसे लोगों को सिर चढ़ाकर रखता है। और जैसा कि मार्क्स ने कहा था कि पूंजीवाद तभी तक चलता है जब तक कि वो समाज की बुद्धिमत्ता को खरीद कर अपना चाकर बनाने की क्षमता रखता है। द्रक्षचंद प्रजापति ने उनके इस दुर्ग को तोड़ा है। ये बड़ी बात है। हालांकि बात को उतनी ही लेना जितनी कही जा रही है। ये लेखक और वक्ता और उसके प्रति जो मेहनत करने वाला द्रक्षचंद है उसकी बात हो रही है। ये नई बात है, इसको करना चाहिए। आखिरी बात ये कि इसके लिए जिद होनी चाहिए। पिछले 4 साल से मुझे याद है 5 किताबें लिखनी है मुझे। मैं जसविंदर जी का इसीलिए बहुत बड़ा फैन हूँ कि ये तुरंत 8-10 दिन में एक ने एक बढ़िया किताब, छोटी सी किताब लिख देते हैं और वो जनता के बीच में 35-40 हज़ार की संख्या में बिकती है। मुझे 5 किताबें लिखनी है, 5 की सामग्री मेरे पास है। 5 के जिसको कहते हैं ना, एक वो जो खाका बनाते हैं ना, पहला क्या होगा और आखिरी क्या होगा, वो भी मेरे पास है। लेकिन उसके लिए जो धीरज, जो जिद होनी चाहिए वो मेरे पास नहीं है, दक्षिण में है। अभी उन्होंने 1.5 महीने पहले मुझसे बात की थी कि बंच ऑफ थॉट होगी क्या। मैंने कहा होनी तो चाहिए, पहले तो थी। और बाद में मैंने ये पाया कि न केवल उन्होंने बंच ऑफ थॉट मंगा ली गोलवलकर साहब की, बल्कि उसको पढ़ भी लिया और उस पर शायद 6-7 बना भी दिए, पूरे वीडियो बना के उन्होंने जारी भी कर दी। ये होती है जिद, ये होती है डिटर्मिनेशन। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पास हैं। द्रक्षचंद उन तमाम सारे लोगों के मन में ये विश्वास पैदा करते हैं कि नहीं, हम भी बन सकते हैं।
और ये बात आज से बहुत साल पहले, मतलब 1946 में तो उनका देहांत हो गया था, या 42 में, ग्रामसी ने कही थी, एंटोनियो ग्रामसी ने, जिन्हें 9 साल तक मुसोलिनी की जेल में रखा गया था, और उस जेल में दिए जाने वाले सजा के आदेश को हासिल करने के लिए सरकारी वकील ने ये कहा था कि इस आदमी के दिमाग को 9 साल, कम से कम 10 साल के लिए काम करना बंद कर देना चाहिए, और इसके लिए उनको एक तराई की जेल में, काल कोठरी में रखा गया था। उसमें उन्होंने जो किताब लिखी है वो मार्क्स, एंगल्स, लेनिन के विचार का आधुनिक समाज में एक बड़ा विस्तार है। उस ग्रामसी ने ये एक बात कही थी कि ये इंटेलेक्चुअलिटी के मिथक को तोड़ना होगा। ये जो कुछ लोग अपने आप को बुद्धिजीवी मानकर ये मानते हैं कि बुद्धिजीवी होना कुछ खास किस्म की विशिष्टता है, उसको तोड़ना होगा। और इसके लिए उन्होंने कहा था कि हर मजदूर में, हर मेहनत करने वाले में इंटेलेक्चुअल है। उसको उन्होंने शब्द दिया था ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल, जैविक बुद्धिजीवी है। उस जैविक बुद्धिजीवी को निखारा जाना चाहिए, और उसके लिए वो जो शिल्प और कथ्य के मानदंडों को भी अगर थोड़ा बहुत शिथिल करना हो तो करना हो, क्योंकि वो मानदंड जिन्होंने तय किए हैं उनका मेहनत कश जनता से कोई ताल्लुक नहीं था। एंटोनियो ग्रामसी को व्यवहार में हमारे बीच के किसी साथी ने अगर सही साबित किया है तो वो डीसीपी है। लोक जतन इस बात के लिए वाकई में गौरवान्वित महसूस करता है कि वो हमारे परिवार के हिस्से हैं। और अब हम थोड़ी देर के लिए राजेश जी से आग्रह करेंगे कि वो इस नए पन पे ये जो राजनीति नाम की जो किताब लिखी है, जिसमें ऐसा कोई भी आयाम नहीं है, जाति से लेकर सांप्रदायिक तक, शिक्षा से लेकर मजदूर तक, किसान से लेकर महिला तक, जो छूटा हो उसके संबंध में जैसा कि कहा जाता है, अब वो 75 के हो भी गए हैं तो ये अधिकार भी उनका बनता है कि वो डीसीपी के लिए अपने आशीर्वचन दें। एक तो सबसे पहले दृक्चंद प्रजापति जी को मैं बधाई देता हूं कि उनकी ये पुस्तक आई है। मुझे हमेशा लगता है कि जो मार्क्सवादी दृष्टि से अपने समाज को समझने, अपनी बहुत सारी समस्याओं को समझने का जो काम अक्सर इस तरह की बुकलेट्स करती रही हैं, वो काम बड़ी किताबें नहीं करती। हम लोग जानते हैं, हम लोग जब शुरुआत कर रहे थे तो सव्यसाची की छोटी छोटी सी बुकलेट्स हुआ करती थी, जो जिनको पढ़कर हम लोग जानते थे कि कैसे चीज़ों को समझें। ये सही है कि पिछले दिनों बिल्कुल यानी डिजिटल पे, यानी ख़ास तौर से फेसबुक वगैरह पे जो काम दृक्चंद ने किया वो बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण भी है और बिल्कुल अलग भी है, जो जिसको हम लोग उस तरह से नहीं कर पाए थे। सोशल मीडिया को कवर करने का काम जिस ढंग से दृक्चंद ने किया और जिस ढंग से उसने टीचिंग का काम किया, बहुत साधारण कार्यकर्ताओं के लिए, बहुत साधारण लोगों के लिए, और बहुत सारे ऐसे ज़रूरी मुद्दों पे कि जिन पे अक्सर जब हम लोग थोड़ा राजनीति पे या सैद्धांतिक आधार पे बोलने लगते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं, उन पे बात नहीं करते। तो वो सारी चीज़ें उनने कवर की। और ये समय जो है जिसमें सोशल मीडिया एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है और जनता तक पहुंचने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कभी हो सकता था कि जैसे वाचिक वाले लोग पहुंचते थे तो वो तो थोड़े थोड़े से लोगों के पास पहुंचते थे, पर अब सोशल मीडिया से आप ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं और एक तरह का नया वाचिक है ये, जिसे दृक्चंद ने उसको एक तरह से संभव किया, इस नए वाचिक को। तो ये एक बहुत बड़ा काम है। और बाकी तो बहुत सारी बातें कॉमरेड बादल ने बताई ही कि किस तरह से उनने सारे, यानी मतलब इस छोटी सी किताब को, लगभग 100 पेज की किताब है, और इसमें शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि वो भारतीय दर्शन से शुरू होती है और तमाम भौतिकवाद क्या है और भाववाद क्या है और इतिहास क्या है और
समाजवाद का इतिहास क्या है और भाववाद का इतिहास क्या है, ये सारी चीज़ें, और फिर आरएसएस क्या है और आरएसएस की क्या हिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें उस बहुत छोटी सी किताब में एक तरह से समेट ली। तो इस तरह बहुत कम में बहुत सारी बातों की तरफ संकेत करना, बहुत सारी बातों को लोगों के दिमागों में डालना, जिससे वो सोचना शुरू करें, ये काम दीरकचंद ने किया है। और कॉमरेड दीरकचंद का ये काम बहुत ही महत्वपूर्ण है इस अर्थ में भी, और न केवल जो वो लेफ़्ट फ्रंट की तरफ से जो उस पे कर रहे हैं, डिजिटल उस पे कर रहे हैं, बल्कि अब क्योंकि वो लिखित में भी सामने है, ये महत्वपूर्ण है। और अभी भी वो लगातार बहुत सारे विषयों पे जिन पे इसमें थोड़ा थोड़ा सा है, उन पे और ज़्यादा डिटेल्स में, जैसे अभी उन्होंने कहा कि बंच ऑफ थॉट इस बीच में उन्होंने पढ़ डाला, और उस पर एक पूरा बंच ऑफ थॉट वो किताब है। कॉमरेड बादल कह रहे थे किंग कर्तव्य विमूढ़ बोलने में कितनी कठिनाई आती है। मुझे तो लगता है सबसे ज़्यादा कठिन शब्द गोलवलकर बोलने में है, जिसमें ज़बान बहुत ज़्यादा गुलाट खाती। यानी अगर इसको कैलकुलेट करें कि ज़बान कितनी बार मुड़ती है ये बोलने में, इस शब्द को बोलने में, तो बहुत ही मतलब टिपिकल टर्म है वो। हाँ, तो वैसे ही चाहते। अच्छा, मैं कभी भाषा की शुद्धता पे कभी इसलिए नहीं रहा कि मैं कभी शुद्ध भाषा लिख पाया नहीं। मैं साइंस से आया था, और जब साहित्य में मैं आ गया गलती से, तो अक्सर बहुत सारी वर्तनी की गलतियां करता था और राम प्रकाश को दे देता था। राम प्रकाश ने सबसे ज़्यादा मेरी वर्तनी की गलतियां ठीक की हैं, यानी मतलब इनको दे दिया जाता था और फिर ये शुद्ध करते थे। एक बार ये हुआ कि श्री राम प्रकाश त्रिपाठी कहीं गए हुए थे और भारती जी का धर्मयुग में संपादक होते थे, तो उन्होंने कहा कि राजेश कविताएं भेज दो। तो मैंने घर कविताएं वगैरह फेयर की और उसके साथ एक लेटर लिखा कि वर्तनी की अशुद्धियाँ कृपया ठीक कर लें। फिर मैं भूल गया कि वर्तनी में छोटी ही की मात्रा लगती है कि बड़ी ही की मात्रा लगती है। तो इसलिए मेरी तो शुद्धता बहुत ही टिपिकल है, इसलिए कोई भाषा की इस तरह की शुद्धता मेरे साथ रही नहीं। बड़ी मुश्किल से थोड़ा थोड़ा मैंने ठीक किया है, क्योंकि साइंस पढ़ते हुए आए थे, वहाँ कोई वर्तनी नहीं देखता। वहाँ एक तो ज़्यादातर अंग्रेजी लिखना पड़ती थी, सेकेंड ईयर के बाद से हिंदी मीडियम नहीं होता था। अच्छा, उसमें अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी, मतलब हिंदी भी नहीं आती थी, अंग्रेजी भी नहीं आती थी। तो जब 6 मंथली एग्ज़ाम के बाद मेरे कापी जिसने जांची, उस प्रोफेसर ने आके कहा कि राजेश, तुम्हें अंग्रेजी में इज़ वाज दैट देयर के अलावा कोई शब्द आता है? तुम लिखना चालू करते हो इज़ में, तो डार्विन भी इज़ होता है और सब जो मर चुके सदियों पहले वो सब भी तुम्हारे यहाँ प्रेजेंट टेंस में आने लगते। तो ऐसा हम लोगों की भाषा का तो बहुत ही विकट, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये बहुत अच्छा है कि आप जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी इस तरह की किताबें, दुनिया को बदल डालो जैसी किताबें, भागो नहीं दुनिया को बदलो जैसी किताबें लिखी, जो बहुत साधारण भाषा में, और उनने इस बात की लड़ाई लड़ी कि जनपदी भाषाओं के आधार पर प्रांत बने। हालांकि ये एक लंबी बहस वहाँ पे हुई और अंत में भाषा के आधार पर प्रांत बने, पर राहुल जी का कुछ अपना पक्ष अलग था जो जनपदी भाषाओं के पक्ष में था। तो जनपदी भाषाओं का इस्तेमाल करना आना चाहिए और उससे हम बहुत दूर तक, और ये ज़रूरी नहीं कि मतलब हम पूरी तौर से जनपदी भाषा का इस्तेमाल करें, कहीं कहीं जिस तरह से शब्द होते हैं। अब हम लोग जब बोलते हैं तो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो मालवा से आते हैं, मालवी से, क्योंकि घर में सुनते सुनते तो ये होता है और वो होना चाहिए। उससे एक इंटीमेसी बनती है समाज में, क्योंकि हिंदी भाषा से उतनी इंटीमेसी नहीं बनती जितनी कि आप अगर उस बोली वाले समाज में अगर बात कर रहे हैं उसी बोली में, तो वो तत्काल उससे एक तरह की आत्मीयता बन जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं और दीरकचंद बहुत ही अच्छा उनने काम किया है और ये पहली किताब उनकी आ गई है
और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो ये काम करते रहेंगे और अच्छे से। मैं एक बार पुनः उन्हें बधाई देता हूँ। धन्यवाद।